Brought to you by CoinSwitch Kubera. Download the app now. हमारे देश में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। देखिए ना, एक ही वाक्य में देश और वसुधैव कुटुंबकम यानी पैराडॉक्स शुरू में ही आ गया। साफ है कि पावर, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक मूल्यों का टकराव, ये सब दुनिया भर के देशों और सभ्यताओं के बीच सदियों से अलगाव की जड़ बने हुए हैं। लेकिन फिर ओलंपिक्स जैसी कुछ नेमतें ऐसी भी हैं जो इस दुनिया को एक परिवार जैसा महसूस करने के मौके देती रहती हैं। तमाम दुनियादारी के बीच ऐसी ही एक और शय है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम वाला कीवर्ड भी चस्पा किया जा सकता है। क्या है वो शय? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज एक नया पैसा। यह 8वां एपिसोड है और इस एपिसोड में जानेंगे क्रिप्टो से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स, मतलब दुनिया और उसके देश इस एक नए पैसे को कैसे देखती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एपिसोड करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है और हालांकि हमने सबसे लेटेस्ट जानकारी डालने का पूरा प्रयास इसमें किया है, लेकिन 190 प्लस देश और उससे ज्यादा संस्थाएं हैं, तो भविष्य में इन जानकारियों में परिवर्तन होने के पूरे चांसेस हैं। एक नया पैसा, एक नया कानून। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल अमेरिका के एक छोटे से देश अल साल्वाडोर की। अल साल्वाडोर दुनिया का पहला और एकमात्र देश बन गया है जहां पर वैध तरीके से बिटकॉइन से लेन देन और खरीदारी की जा सकती है, यानी बिटकॉइन यहां पर लीगल टेंडर है। 5 जून 2021 को बुकेले सरकार का यह महत्वाकांक्षी बिल कांग्रेस में पेश किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही अप्रूव हो गया था। देश के राष्ट्रपति नईब बुकेले ने 6 सितंबर 2021 को ट्वीट करते हुए कहा था, कल इतिहास में पहली बार सारी दुनिया की नजरें अल साल्वाडोर पर होंगी। और फिर अगले दिन यानी 7 सितंबर से लॉन्च हो गया। सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा चिवो नाम का एक ऐप इस डिजिटल करेंसी का वॉलेट है, यानी अल साल्वाडोर वासी अपने बिटकॉइन इसमें रख सकेंगे। हालांकि अल साल्वाडोर में अमेरिकी डॉलर पहले की तरह ही वैध मुद्रा बनी रहेगी और बिटकॉइन का उपयोग सिर्फ एक विकल्प के तौर पर किया जाएगा। अब आपको समझाते हैं लीगल टेंडर का मतलब। कई देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल तो है पर लीगल टेंडर नहीं है। अब आप पूछेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो क्रिप्टो करेंसी के लीगल टेंडर होने का मतलब है कि आप इसे उस हर तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने स्पेसिफिक देश में पारंपरिक मुद्राएं जैसे डॉलर, रुपया, यूरो वगैरह का यूज करते आए हैं। माने लीगल टेंडर घोषित होने के बाद किसी भी लेन देन या खरीद फरोख्त में कोई भी उस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता जिसे लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया हो। अपने यहाँ 10 रुपए के सिक्के वाला विवाद तो आपने जरूर सुना होगा, जब लोग इसे लेने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर पता ये चला कि ऐसा करना गैर कानूनी है। ये किस्सा नहीं याद तो मोदी जी की नोटबंदी वाली घोषणा तो आपको जरूर याद होगी कि आज रात से 500 नोट और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये तो हो गया लीगल टेंडर, जबकि सिर्फ लीगल मतलब आप उस करेंसी या वस्तु को लेन देन के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि अल साल्वाडोर, जिसकी बात हमने सबसे पहले की, ने कहा है कि कुछ समय बाद ये लोगों पर निर्भर होगा कि वे बिटकॉइन एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं। अपने देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने के बाद अल साल्वाडोर ने वर्ल्ड बैंक को भी बिटकॉइन को एक वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनाने की गुजारिश की थी। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। चलिए अब चलते हैं कुछ और देशों के नियम कानूनों की तरफ। तुर्की की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर नियम कड़े किए जा रहे थे और हाल ही में यहाँ की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स पर बैन लगा दिया है। नाइजीरिया में क्रिप्टो पर प्रतिबंध है, लेकिन अमेरिका के बाद ये दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त होती है। 2018 में अल्जीरिया ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ बाकायदा एक कानून बनाया गया था जिसके हिसाब से यहाँ किसी भी वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल दंडनीय अपराध है। मोरक्को में भी 2017 से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने पर हर्जाना लगाए जाने का प्रावधान है। यहाँ की बैंक अल मगरिब के मुताबिक यहाँ सिर्फ उन करेंसीज में लेन देन किया जा सकता है जो इस बैंक ने लिस्टेड यानी सूचीबद्ध की हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया अकेला यूरोपीय देश है जहां बिटकॉइन, एथेरियम या अन्य किसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। यहाँ ना क्रिप्टो लेन देन कर सकते हैं और ना ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे क्रिमिनल एक्टिविटी करार दिया गया है। 2017 में एक नोटिस के तहत नेपाल ने भी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस नोटिस के तुरंत बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।
मिस्र में क्रिप्टो करेंसी सीधे तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ 2017 में शरिया कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी से किए गए लेन देन को हराम घोषित किया गया था। 2017 से बांग्लादेश ने भी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने नागरिकों से वित्तीय और कानूनी क्षति से बचने के लिए बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में लेन देन से परहेज करने के लिए कहा है। सऊदी अरब की मॉनेटरी अथॉरिटी ने भी क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज्ड होने की बात कहते हुए इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। और अब बात करते हैं कुछ बड़े देशों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, देश जो क्रिप्टो के बड़े बाजार में अपना ठीक ठाक मार्केट शेयर भी रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन ब्यूटी की। यूएस क्रिप्टो बाजार में आधे से अधिक क्रिप्टो उपभोक्ता महिलाएं हैं, जिनकी औसत आयु 44 वर्ष है। 14% अमेरिकन एडल्ट पॉपुलेशन यानी लगभग 2.1 करोड़ अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। रेगुलेशन की बात करें तो बाइडेन प्रशासन टैक्स चोरी पर नकेल कसना चाहता है और क्रिप्टो करेंसी को इस मामले में एक बड़ी दिक्कत बता रहा है। बाइडेन प्रशासन ने अगस्त 2021 में एक टैक्स कंप्लायंस एजेंडा जारी किया था, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ नए प्रस्ताव शामिल थे। अमेरिकी ट्रेजरी के एक प्रपोजल में कहा गया है कि अब $10,000 या उससे ज्यादा की किसी भी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को रिपोर्ट करना होगा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ट्रेजरी की तरफ से विनियमन की दिशा में यह कदम अंतिम नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने कहा भी, संयुक्त राज्य में क्रिप्टो करेंसी विनियमन से निपटने के लिए अभी तक एक पर्याप्त ढांचा नहीं है। मुझे लगता है कि हम अभी और ज्यादा एनफोर्समेंट्स देखेंगे। उम्मीद है कि कुछ और स्पष्टता भी आएगी। फिलहाल अमेरिका में टैक्स चोरी रोकने को लेकर क्रिप्टो इन्वेस्टर से सारे लेन देन का डेटा रखने को बोला गया है। 2015 में अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसीज को कमोडिटी माना था, लेकिन स्पष्ट तौर पर क्रिप्टो लेन देन और पेमेंट्स को लेकर अमेरिका में कोई कानून अभी तक नहीं है। वैसे यूएस में पेपैल उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत या प्रीमियर पेपैल खाते का उपयोग करके सीधे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सर्विस अमेरिका तक ही सीमित रहेगी। उधर डिजिटल भुगतान की दिग्गज कंपनी वीजा इंक ने भी अपने नेटवर्क पर लेन देन के वास्ते क्रिप्टो करेंसी और यूएसडी कॉइन के उपयोग की अनुमति दी है। आपको अगर तीसरा एपिसोड याद हो तो हमने आपको स्टेबल कॉइन के बारे में बताया था। यूएसडी कॉइन भी वही है जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू यूएस डॉलर है। इनके अलावा डिश नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट, सबवे और ओवरस्टॉक ने भी बिटकॉइन को पेमेंट मेथड में शामिल कर लिया है। अब जरा बात करते हैं टेस्ला के फैसले की। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने मार्च 2021 में घोषणा की थी कि वो क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करेगी। मतलब आप बिटकॉइन देकर भी टेस्ला की कार खरीद सकते थे। टेस्ला ने इससे पहले एक बड़ा खुलासा यह भी किया था कि उसने दुनिया की बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की खरीदारी की है। थोड़ी बहुत नहीं, करीब करीब $1.5 अरब की। हालांकि बाद में टेस्ला ने अपनी कार बिटकॉइन में बेचने वाला अपना निर्णय खुद ही वापस ले लिया। इसके पीछे वजह बताई क्लाइमेट चेंज की चिंता। क्लाइमेट चेंज माने वही कॉइन माइनिंग की वजह से पेश आ रही कार्बन फुटप्रिंट की दिक्कत, जिसके बारे में हम आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुके हैं। लेकिन टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने साथ में ये भी कहा था कि टेस्ला अपना एक भी बिटकॉइन बेचेगी नहीं और जैसे ही कॉइन माइनिंग में सस्टेनेबल एनर्जी का यूज होना शुरू होगा, टेस्ला फिर से बिटकॉइन में लेन देन शुरू कर देगी। जुलाई में टेस्ला के हवाले से एक और ऐसा ही अपडेट आया जिसमें यही बात कही गई। और अब चलते हैं चाइना की तरफ। क्रिप्टो करेंसी को लेकर चीन में मामला थोड़ा दो तरफा सा है। चीन सरकार अपनी नेशनल करेंसी को लेकर बहुत सजग रहती है। ऐसे में चीन में सालों से बिटकॉइन के लीगल ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं है। ये अलग बात है कि यहीं के लोग बिटकॉइन प्रोडक्शन में सबसे आगे रहते हैं। ये लोग चीनी सरकार से छिपते छिपाते बिटकॉइन माइनिंग का काम कर रहे हैं। पहाड़ों पर इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं जहां रात दिन क्रिप्टो लेन देन के जटिल सवालों को सुलझाकर बिटकॉइन बनाए जाते हैं। किसी सेंटर से एक दिन में 50 बिटकॉइन निकलते हैं तो कहीं इससे भी ज्यादा। पहले भी बीजिंग 2013 और 2017 में क्रिप्टो संबंधित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और पेमेंट सर्विसेज पर बैन लगा चुका है। बहुत से चीनी लोग अलीबाबा की अलीपे या वीचेट वॉलेट नाम की ऑनलाइन करेंसी इस्तेमाल करते हैं। चीनियों के लिए बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बिनेंस जैसी विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर इनकी ट्रेडिंग करना अभी भी संभव है कि इन खरीदारियों के लिए चीनी मुद्रा युआन में भुगतान किया जाता हो। और अब करेंगे लंदन को नमस्ते। यूके के क्रिप्टो करेंसी नियम यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन यहाँ के वित्तीय नियामक FCA ने
क्रिप्टो के व्यापार पर एक तरह से बैन लगा दिया है। 2021 की शुरुआत में एफसीए को जिम्मेदारी मिली थी कि वो क्रिप्टो फर्मों की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में संलिप्तता की जांच करे, जिसके बाद से एफसीए क्रिप्टो करेंसी बाजार पर बारीक नजर बनाए हुए है। यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी एफसीए, बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी ने संयुक्त रूप से क्रिप्टो एसेट्स टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका काम ये निर्धारित करना है कि क्रिप्टो एसेट्स को कब और कैसे रेगुलेट करना है। ये टास्क फोर्स ये कहती है क्योंकि क्रिप्टो से जुड़े बिजनेस मॉडल्स और क्रिप्टो एसेट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि हमें क्रिप्टो एसेट्स और ब्लॉकचेन बेस्ड इन बिजनेसेस से अप्रोच करना जरूरी है। यह अप्रोच इस फाइनेंशियल मार्केट में हाई रेगुलेटरी मानकों को सुनिश्चित करती है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है और आर्थिक स्थायित्व को भविष्य के खतरों से बचाती है। एफसीए ने क्रिप्टो फर्मों को इंग्लैंड में काम करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। पिछले 6 महीनों में ब्रिटिश नियामक ने केवल 6 फर्मों को रजिस्टर किया है। कुछ हफ्ते पहले एफसीए ने बिनेंस को भी नोटिस दिया कि उसके पास यूके में रेगुलेटेड एक्टिविटीज करने का अधिकार नहीं है। अब यूरोप की बात। यूरोपियन यूनियन में आने वाले देशों में क्रिप्टो को लेकर नियमों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इन देशों को यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी यानी कि ईबीए, यूरोपियन कमीशन यानी कि ईसी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, यूरोपियन इंश्योरेंस एंड पेंशन ईआईओपीए की नीतियों का अनुपालन करना होता है। व्यापक स्तर पर क्रिप्टो करेंसीज यूरोपियन यूनियन में लीगल हैं, लेकिन क्रिप्टो के लेन देन इसके मेंबर स्टेट यानी सदस्य देशों के इंडिविजुअल नियमों पर निर्भर हैं। इन देशों में क्रिप्टो पर टैक्स भी अलग अलग हैं। यूरोपियन यूनियन में क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट्स को क्यूएफआई यानी क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बतौर क्लासिफाई किया गया है। ईयू के नियम बैंकों या इन्वेस्टमेंट फर्म्स को क्रिप्टो एसेट्स में डील करने से नहीं रोकते, लेकिन ये सारे लेन देन क्यूएफआई लाइसेंस के बिना संभव नहीं है। जनवरी 2020 में ईयू की 5th AMLD यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव प्रभाव में आई, जिसके मुताबिक क्रिप्टो फर्म्स को अपने कस्टमर्स के लिए केवाईसी पूरी करना और उनकी सरकार को रिपोर्टिंग करना जरूरी होगा। 2016 के 6th AMLD में मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स में साइबर क्राइम को भी ऐड कर दिया गया था। यूनियन के कुछ सदस्य देशों में क्रिप्टो लेन देन के लिए संबंधित देश के नियामकों के साथ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जैसे कि जर्मनी में फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी, फ्रांस में AMF और इटली में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ क्रिप्टो फर्म्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जबकि यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी चाहती है कि सभी मेंबर कंट्रीज एक सिंगल रूल बुक अपनाएं। यूरोपियन कमीशन की तरफ से सितंबर 2020 में एक प्रस्ताव भी आया था, जिसको नाम दिया गया मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन। इस प्रस्ताव में क्रिप्टो को लेकर नए लाइसेंसिंग सिस्टम का प्रावधान है। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने खुद की डिजिटल करेंसी लाने पर भी विचार कर रही है। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 2017 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्राएं और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑस्ट्रेलिया में कानूनी है, लेकिन 2006 का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंशियल एक्ट इन पे भी लागू होता है। यह भी कहा गया कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को प्रॉपर्टी के बतौर कैपिटल गेन्स टैक्स के अधीन रहेंगी। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एनालिसिस करने वाली संस्था ऑस्ट्रैक ने क्रिप्टो करेंसी को लेके ज्यादा सख्त नियम लागू कर दिए। इंग्लैंड की ही तर्ज पर यहां भी नियम हो गया कि क्रिप्टो बिजनेसेस को ऑस्ट्रैक के साथ रजिस्टर करना होगा। इस नियम में यह भी कहा गया कि क्रिप्टो फर्म्स को अपने यूजर्स का वेरिफिकेशन करना होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मई 2019 में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ने नियमों को और अपडेट कर दिया। इसी तरह अगस्त 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नियामकों ने कई एक्सचेंजों को प्राइवेसी वाले कॉइन हटाने को कहा। एक सर्वे कहता है कि हर 4 में से 1 यानी 25% ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं। संख्या में बोले तो करीब 50 लाख लोग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मेरा इंडिया। भारत में क्रिप्टो का क्या और कैसा हिसाब है और भविष्य को लेकर इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में हमने अंशुमन तिवारी से बात की। आइए चलते चलते उनको सुनते हैं। तो इस धारा के बीच भारत में भी 2018 में क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग शुरू हुई और उस समय रिजर्व बैंक ने उसको प्रतिबंध कर दिया। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के इस आदेश को रद्द कर दिया और दोबारा भारत में क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग शुरू हो गई। और वो दौर उस समय का था
जब भारत में शेयर बाजार के अलावा कोई दूसरी बड़ी एसेट जिसमें पैसा लगाया जा रहा था वो क्रिप्टो करेंसीज थी। तकनीकी तौर पर इसके बहुत सारे आयाम हैं, पर रेगुलेटरी डिबेट दुनिया में इसको लेकर काफी बड़ी है, और वो रेगुलेटरी डिबेट दो दिशाओं में फैली हुई है। पहली तो इस दिशा में फैली हुई है कि क्रिप्टो को कौन सी एसेट माना जाए, उसकी कैटेगरी क्या हो, इसको इक्विटी माना जाए, इसको कमोडिटी माना जाए, इसे पेमेंट सिस्टम माना जाए, इसको करेंसी माना जाए, क्योंकि जिसे जो माना जाएगा उस हिसाब से अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका तय होगी। ये सोना जैसा है तो एक दूसरे तरह से ट्रेड होगा। भारत ने एक कानून की तैयारी शुरू की है जिसमें शायद इसे कमोडिटी का दर्जा दिया जाएगा। कुछ देशों ने कमोडिटी के तौर पर क्रिप्टो करेंसी को मानने की बात शुरू की है, इसे कमोडिटी के तौर पर माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि रेगुलेटर्स या सरकारें पीछे रह जाती हैं और तकनीकें बाद में आती हैं, और हमने कई सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा है कि बाजार ने अपने तरह से कुछ चीजें विकसित कर ली, सरकारें जब तक अपनी नींद से जागी उबासी लेते लेते तब तक एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार तैयार हो गया। हम इसे सामान्य रूप से भारत में मोबाइल पेमेंट गेटवे के मामले में, क्रेडिट कार्ड के मामले में, बाकी चीजों के मामले में देख सकते हैं। नियम अब बन रहे हैं, काम इससे पहले से शुरू हो गया। रिजर्व बैंक ने भारत में इस बात की घोषणा की कि वो दिसंबर तक अपनी डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रायल पर ले आएगा। भारत के कानून का इंतजार हो रहा है। भारत के दोनों नियामक, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक, दोनों इस पर काम कर रहे हैं। अगले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में परिस्थितियां स्पष्ट होंगी और तब हमें पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी का भारत में क्या भविष्य है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र और दर्पण। तो ये था क्रिप्टो करेंसी का पूरा तिया पांचा। 9वें एपिसोड में होगा एक छोटा सा लेकिन ज्ञानवर्धक इंटरव्यू। किससे, जानने के लिए देखते रहिए एक नया पैसा। शुक्रिया। क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा माया जाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल। तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।